आकाशवाणी रामपुर प्रस्तुत करता है पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष धारावाहिक मोहन से महात्मा। प्रस्तुत है इस धारावाहिक की 8वीं कड़ी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ पराए जाने रे। श्रोताओं, अपनी पिछली कड़ी में हमने देखा हिंदुस्तानियों के विरोध के बावजूद धारा सभा में भारतीय मताधिकार प्रतिबंधक कानून पास हो गया, लेकिन गांधी जी ने हार नहीं मानी और हिंदुस्तानियों के पक्ष को औपनिवेशिक मंत्री लॉर्ड रिपन सहित लीडिंग न्यूज़पेपर्स दक्षिण अफ्रीका से लेकर विलायत तक के सभी छोटे बड़े नेताओं तक पहुंचा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि ये मुद्दा बड़े पैमाने पर जगह जगह चर्चा का विषय बन गया। अनेक न्यूज़पेपर्स और उदारवादियों का इसको समर्थन भी मिलना शुरू हो गया और एक उम्मीद ये बंधी कि शायद धारा सभा इस पर पुनर्विचार करेगी और इसे वापस ले लेगी। अब जब गांधी जी कम से कम 1 वर्ष के लिए नेटॉल में रुक ही गए थे, तो उन्हें अगली पारी शुरू करनी थी एक बैरिस्टर की हैसियत से। लेकिन ये राह भी इतनी आसान नहीं थी। गांधी जी को बैरिस्टर की हैसियत से वकालत करने के लिए वैधानिक अनुमति की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्हें बैरिस्ट्री के प्रमाण पत्र के अलावा 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए थे, जो उन्होंने वहां के ही 2 गोरे व्यापारियों की ओर से प्राप्त कर लिए थे। नियम था कि आवेदन किसी अटॉर्नी जनरल के माध्यम से ही भेजा जाना है, अतः मिस्टर एस कम्ब को ये काम सौंप दिया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एस कम्ब अटॉर्नी जनरल भी थे और सेठ अब्दुल्ला के माध्यम से गांधी जी के सुपरिचित भी। आवेदन तो प्रस्तुत हो गया, किंतु वहां के वकीलों की एसोसिएशन की ओर से गांधी जी को ये नोटिस मिल गया कि उन्होंने न्यायालय में इस आवेदन का विरोध किया है और विरोध का आधार ये है कि गांधी जी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ मूल प्रमाण पत्र नत्थी नहीं किया गया है। दरअसल उनके पास बंबई हाई कोर्ट का मूल सर्टिफिकेट तो था, लेकिन विलायत वाला सर्टिफिकेट तो बंबई हाई कोर्ट ऑफिस में ही जमा हो गया था। बहरहाल मूल प्रमाण पत्र तो एक बहाना था। असल मुद्दा था वहां के गोरे वकील नहीं चाहते थे कि कोई काला हिंदुस्तानी उनके बीच आकर प्रैक्टिस करे। अपने विरोध की पैरवी के लिए उन्होंने वहां के एक अनुभवी वकील को भी लगा दिया था, जबकि गांधी जी की ओर से इसे मिस्टर एस कम्ब देख रहे थे। गांधी जी ने महसूस किया कि वहां के न्यायालय में अभी न्याय और निष्पक्षता जीवित थी। इसका प्रमाण गांधी जी को उस समय मिला जब न्यायाधीश ने वकील सभा के विरोध को अनावश्यक कहते हुए खारिज कर दिया। लेकिन वकीलों के विरोध का गांधी जी को ये लाभ अवश्य मिला कि उन्हें वहां मुफ्त में पब्लिसिटी मिल गई। वहां के अग्रणी अखबारों ने उनके आवेदन का समर्थन करते हुए इस खबर को प्रमुखता से छापा। अब न्यायाधीश द्वारा गांधी जी को तत्काल रजिस्ट्रार के सम्मुख शपथ लेने के लिए कहा गया। शपथ के बाद न्यायाधीश ने गांधी जी को उनकी काठियावाड़ी पगड़ी उतारकर वहां के वकीलों की यूनिफॉर्म कोड का पालन करने को कहा। गांधी जी ने इसे खामखा का मुद्दा नहीं बनाया और न्यायाधीश के निर्देशों को स्वीकार कर लिया। इस तरह दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की वकालत की पारी का आरंभ हुआ। इधर गांधी जी इस बात को भी समझते थे कि मताधिकार प्रतिबंधक कानून की समाप्ति के लिए उसके विरुद्ध उपनिवेश मंत्री लॉर्ड रिपन को प्रार्थना पत्र भर देकर निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। इस कानून के विरोध में लगातार आंदोलन जारी रखने से ही उन पर दबाव बन सकता है। आंदोलन के लिए आवश्यकता अनुभव हुई एक संगठन की, सार्वजनिक रूप से एक संस्था के गठन की। आपसी विचार विमर्श के बाद 22 मई 1894 को
नेटॉल इंडियन कांग्रेस का गठन हुआ। संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसके माध्यम से उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन तो चाहिए ही था, अतः लोगों की हैसियत और स्वेच्छा के बीच का रास्ता निकालकर उनसे नियमित चंदा लिया जाने लगा। ये रकम 5-10 शिलोंग से लेकर 1 पौंड प्रतिमाह तक थी। स्वयं गांधी जी ने स्वेच्छा से 1 पौंड प्रतिमाह देने का प्रस्ताव कर दिया। इसके अलावा कॉलोनियल बॉर्न इंडियन एजुकेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी की गई। इसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में जन्मे पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना था। मुख्यतः नव युवकों को ही इसका सदस्य बनाया गया था। समाज सेवा के लिए तत्पर रहना भी इन नवयुवकों की जिम्मेदारी थी। इस संस्था का लाभ ये हुआ कि वहां के शिक्षित हिंदुस्तानी समाज का वहां के हिंदुस्तानी व्यापारियों, स्वरोजगारियों, मजदूरों आदि के साथ एक नियमित संबंध बन गया। नेटाल की वास्तविक स्थिति को समूचे विश्व के पटल पर, खासकर दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और हिंदुस्तान तक पहुंचाने और दक्षिण अफ्रीकी हिंदुस्तानियों के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से गांधी जी ने 2 पुस्तकें भी लिखी। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रत्येक अंग्रेज से विनती और भारतीय मताधिकार एक विनती। इन पुस्तकों के व्यापक प्रचार का लाभ ये हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में ही हिंदुस्तानियों के अनेक पक्षधर पैदा हो गए और उनसे मदद भी मिलनी शुरू हो गई। नेटाल इंडियन कांग्रेस से बाकी हिंदुस्तानी समाज तो जुड़ा और अपने हितों की रक्षा को लेकर आश्वस्त भी हुआ, लेकिन गिरमिटिया समाज सदस्यता लेने और चंदा देने के बावजूद अपनी स्थिति में सुधार को लेकर आश्वस्त नहीं हो सका। इसमें कुछ तकनीकी और कानूनी पेचीदगियां भी थी। आइए सबसे पहले गिरमिटिया समाज के बारे में जानते हैं। गिरमिट शब्द एग्रीमेंट का अपभ्रंश है। अंग्रेजी शासन काल में गरीब हिंदुस्तानियों को 5 साल के अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट पर मजदूरी करने के लिए ब्रिटिश गोयाना, डच गोयाना, ट्रिनिडाड, टोबेगा, नेटॉल आदि जगहों पर भेजा जाता था। हजारों की संख्या में प्रति वर्ष भेजे जाने वाले गिरमिटियों की स्थिति वहां के गुलामों से भी बदतर होती थी। 15 से 18 घंटे प्रतिदिन तन तोड़ मेहनत कराने के बाद भी रूखा सूखा आधा पेट खाना दिया जाता था। बात बात पर शारीरिक प्रताड़ना तो आम बात थी। यदि वे परिवार के साथ जाते तो उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उनकी पत्नियों, बच्चों को बेच दिया जाता था। उनके लिए कोई मंच नहीं था जहां वे अपनी पीड़ा रख सकते थे। अनुबंध में मालिकों को इतने अधिकार प्राप्त होते थे कि उनका निरंकुश हो जाना स्वाभाविक ही था। 5 साल के अनुबंध के बाद भी उनकी आजादी कोई मायने नहीं रखती थी। उनके पास इतना पैसा कभी नहीं होता था कि वे वापस अपने वतन आ सकें। उन्हें या तो उसी मालिक के यहाँ पूरी उम्र गुजारनी पड़ती थी या फिर उनका मालिक बदल जाता था। इन अमानवीय परिस्थितियों में काम करते करते प्रतिवर्ष सैकड़ों मजदूर अकाल मौत मर जाते थे। हालांकि हिंदुस्तान वापस आकर गांधी जी ने इस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अंग्रेजी हुकूमत से एक आदेश पारित करा के मार्च 1917 में इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करा दिया था। एक दिन बाला सुंदरम नाम के एक हिंदुस्तानी गिरमिट मजदूर ने गांधी जी के सामने अपने मालिक की अमानवीय प्रताड़ना की निशानियां दिखाते हुए स्वयं को उसके चंगुल से मुक्त कराने की गुहार की। उसकी मुक्ति में अनेक तकनीकी और कानूनी पेचीदगियां थीं। आइए जानते हैं उन तकनीकी और कानूनी पेचीदगियों को पार करते हुए आखिर में गांधी जी ने बाला सुंदरम को उसके मालिक के चंगुल से किस प्रकार मुक्त कराया। वकील साहब, कोई मिलने आया है आपसे। कौन है? अंदर भेजो उसे। अरे इधर आओ भैया, यहाँ है वकील साहब। अरे भाई, अरे क्या हुआ भाई? रो क्यों रहे हो तुम? अरे बोलो भाई, क्यों रो रहे हो तुम? वकील साहब,
मेरी मदद करिए वकील साहब। मेरे मालिक ने मुझे बहुत मारा है, मुझे उससे छुड़ा लीजिए वकील साहब। अरे भाई तुम कौन हो और इस तरह रो क्यों रहे हो? ये गिरमिटिया मजदूर है वकील साहब, बाला सुंदरम नाम है इसका। लेकिन इसके मुंह से तो खून आ रहा है। आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे गोरे मालिक ने मुझको बहुत मारा है वकील साहब, आए दिन मुझे मारता है। मुझे उससे बचा लो, उसे छुड़ा लो वकील साहब। अब देखो तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, पूरी मदद की जाएगी तुम्हारी। पहले तुम अपने मुंह पर लगा ये खून साफ करो और देखो तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने मन को भी शांत करो। गिरमिटिया मजदूरों की हालत बहुत खराब है यहाँ वकील साहब। इतने जुल्म होते हैं इन पे कि बस यही जानते होंगे। आवाज नहीं उठाता कोई? अरे कौन सुनने वाला है यहाँ? मर जाए तब भी पूछने वाला नहीं है कोई। लेकिन जिसका कोई नहीं होता शायद ऊपर वाला उसकी मदद करता है। बाला सुंदरम, तुम्हारे जो ओठ भी नीले पड़ गए हैं ना, और ये जो सूजन भी काफी है तुम्हारे ओठों पर, लगता है चोट गहरी है तुम्हारी। अरे तुम्हारे तो दांत भी टूटे हुए हैं आगे के। हद है अमानवीयता की। अभी चलो मेरे साथ, डॉक्टरी करानी है तुम्हारी। चलो चलो, उठो, अब मेरे साथ चलो अभी। जी वकील साहब। मुंह खोलो अपना। ये 2 दांत टूटे हैं इसके, सामने वाले। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए इसका। केस करूंगा इसके गोरे मालिक पर। क्या करोगे सर्टिफिकेट लेके? थैंक्स पे करो कोर्ट का, जो उसने बाकी के दांत साबुत छोड़ दिया इसका। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर होकर? मैं ठीक बोल रहा हूं, गिरमिटिया है ये। कौन आता है इनके इलाज के लिए? गिरमिटिया है तो क्या हुआ डॉक्टर साहब, इंसान तो है ये। तुमको लॉ की जानकारी नहीं है इंडियन। अपने मालिक की परमिशन के बिना ये मूव नहीं कर सकता उसके घर से। और आप उसी मालिक पर कोर्ट केस की बात कर रहे हो? उल्टा वो केस कर देगा इस पर। उसके पास एग्रीमेंट है इसका। एग्रीमेंट में दांत तोड़ देने का भी अधिकार लिखा हुआ है क्या उसके नाम? तुम तो वकील की तरह जिरह कर रहे हो इंडियन। मैं वकील की तरह जिरह नहीं कर रहा हूं डॉक्टर, मैं वकील हूं, बार काउंसिल ऑफ नेटाल। ये रहा मेरा कार्ड, विलायत से बैरिस्ट्री पास की है मैंने। ओके आई सी। आई एम सॉरी ऑनरेबल इंडियन। दरअसल मैं इस आदमी का मजाक नहीं बना रहा था, बल्कि उस सिस्टम पर तंज कर रहा था जो इंसान को इंसान नहीं समझता। एनीवे, मैं जानता हूं कि मेरे लिए रिस्की भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सर्टिफिकेट बना कर देता हूं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। बाला सुंदरम, ये देखो एफिडेविट भी तैयार हो गया। तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट तो है ही हमारे पास। आपको मेरी खातिर बहुत तकलीफ उठाना पड़ रही है और पैसा भी बहुत खत्म हो रहा है आपका, पर मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है वकील साहब। अरे बाला सुंदरम, तुम फिक्र ना करो, हमारी संस्था के पास ऐसे खर्चों के लिए बाकायदा फंड होता है, और अगर कुछ मेरी जेब से चला भी जाए तो मुझे दुख नहीं होगा। आओ चलो बाला सुंदरम, देखो 1 बजे लंच पर उठ जाते हैं मजिस्ट्रेट। आओ चलो जल्दी चलते हैं। चलो मेरे साथ। चलिए वकील साहब चलिए। मिलॉर्ड, ये बाला सुंदरम है, गिरमिटिया अनुबंधी, और मैं इसका लॉयर M.K. गांधी, बार काउंसिल ऑफ नेटाल। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल की शिकायत है कि इसके मालिक ने इसके साथ मारपीट की है, जिससे इसे गंभीर चोटें आई हैं। यह रहा इसका मेडिकल सर्टिफिकेट और ये शिकायती हलफनामा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि दोषी मालिक को दंडित किया जाए और मेरे मुवक्किल को वहां से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। देखिए मिस्टर M.K. गांधी, जहां तक आपके मुवक्किल को छुटकारा दिलवाने का सवाल है, उसके लिए मुझे वो एग्रीमेंट देखना पड़ेगा।
लेकिन मजदूर के साथ मारपीट तो बिल्कुल भी जायज नहीं है और कानून किसी भी मालिक को इसकी इजाजत नहीं देता। मैं भी उसके लिए आपके आदेश निकलवाता हूं कि वो 3 दिन के अंदर कोर्ट में पेश हो और अपना पक्ष रखे। थैंक यू मिलॉर्ड, थैंक यू। हेलो मिस्टर एम के गांधी, तुम ही उस गिरमिटिया मजदूर के वकील हो? जी हां, लेकिन आपका परिचय? मैं उस मजदूर का मालिक हूं, मार्क नाम है मेरा। ओ आई सी, मिस्टर मार्क। लेकिन आपने उस मजदूर के शरीर पर जो हैवानियत के मार्क्स छोड़े हैं उसकी कीमत अता करनी होगी आपको। कोई समझाओ इस कुली को, मेरा क्या स्टेटस है, कौन हूं मैं? आपका कोई भी स्टेटस हो मिस्टर मार्क, आपको कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। एक बात और, आपने जो मुझे कुली कहा इसके लिए आप पर मैं मानहानि का केस भी कर सकता हूं, समझ रहे हैं ना आप? आखिर तुम चाहता क्या है इंडियन? मुझे मेरे इंडियन होने पर गर्व है मिस्टर मार्क, लेकिन बेहतर होगा अगर आप मुझे मेरे पदनाम से पुकारें, बैरिस्टर एम के गांधी। ओके, बैरिस्टर एम के गांधी। लेकिन कोई बीच का रास्ता निकालो आप। मैं मजिस्ट्रेट के सामने सजा के लिए पेश नहीं होना चाहता। मुझे आपसे इतनी समझदारी की उम्मीद तो जरूर थी मिस्टर मार्क। मैं जानता था कि आप जैसे स्टेटस का आदमी एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाना चाहेगा। इसलिए पूरी व्यवस्था करके रखी है मैंने। ओके। मेरा मुवक्किल आपके खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, इसके लिए 2 शर्तें होंगी हमारी। ओके, टेल मी, बोलो। एक तो आप इसके इलाज के लिए पैसा देंगे, दूसरे इसे अपने अनुबंध से मुक्त कर देंगे। मिस्टर गांधी, आप सिर्फ चालाक ही नहीं, बुद्धिमान भी हैं। आपकी प्रशंसा के लिए फिलहाल धन्यवाद नहीं बोलूंगा आपको मैं। आप मुझे ये बताएं, क्या दोनों शर्तें मंजूर हैं आपको? यस, ऑफ कोर्स, मंजूर है, मंजूर है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मिस्टर मार्क। मैं समझौते के कागज तैयार करता हूं, तब तक आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। ओके। मजिस्ट्रेट के सम्मन का दबाव काम आया और बाला सुंदरम के मालिक को गांधी जी की दोनों शर्तें माननी पड़ी। दरअसल कथित गिरमिटियों के साथ गोरे मालिकों का अनुबंध सामान्य अनुबंध नहीं होता था। गिरमिटी मजदूर गुलाम की तरह मालिक की मिल्कियत माना जाता था। मालिक की अनुमति या मर्जी के बगैर काम छोड़ने पर मालिक को उसके खिलाफ फौजदारी दावा दायर करने तक का अधिकार था और उसमें बाकायदा सजा का प्रावधान था। बाला सुंदरम को मुक्त कराने के 2 ही रास्ते थे, या तो गिरमिटियों से संबंधित मामलों के लिए नियुक्त अधिकारी इस अनुबंध को निरस्त कर दे जिसका कि उसे अधिकार था, या फिर उसका मालिक किसी दूसरे गोरे मालिक के पक्ष में उस मजदूर का अनुबंध ट्रांसफर कर दे। गांधी जी को दूसरा प्रस्ताव ठीक लगा। अब आवश्यकता थी कि बाला सुंदरम के लिए एक अन्य गोरा मालिक ढूंढा जाए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि किसी हिंदुस्तानी को गिरमिटिया मजदूर रखने का अधिकार नहीं था। गांधी जी ने अपने एक सुपरिचित गोरे ईसाई मित्र से आग्रह किया कि वो बाला सुंदरम को अपने पास रख लें। चूंकि वे एक सज्जन पुरुष थे, अतः गांधी जी को भी लगा कि बाला सुंदरम को वहां कोई परेशानी नहीं होगी। वे सहज में तैयार भी हो गए और तुरंत ही बाला सुंदरम से संबंधित अनुबंध उनके नाम ट्रांसफर करा दिया गया। इस प्रकार बाला सुंदरम के प्रकरण की सुखद परिणति हुई। गांधी जी के प्रयासों से बाला सुंदरम की मुक्ति की खबर दक्षिण अफ्रीका से लेकर हिंदुस्तान तक आग की तरह फैल गई। नेटाल के गिरमिटिया समाज के लोग अपनी अपनी व्यथा लेकर गांधी जी के पास आने लगे। गांधी जी को भी उनकी समस्याएं करीब से समझने का मौका मिला और उनकी मध्यस्थता से अनेक गिरमिटिया मजदूरों और उनके मालिकों के बीच के व्यवहार में
कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी आया। गिरमिटिया मजदूरों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना का संचार हुआ और उन्हें लगने लगा कि उनकी पीड़ा को सुनने वाला कोई तो है। हिंदुस्तान के गिरमिटिया समाज का मजदूरों से पृथक एक वर्ग ऐसा भी था जिसे 5 वर्ष के लिए अनुबंध पर दक्षिण अफ्रीका में गन्ने की खेती करने के लिए बुलाया गया था। उन्हें लालच दिया गया था कि 5 वर्ष बाद उन्हें उस जमीन पर मालिकाना हक दे दिए जाएंगे। खेती में निपुण इन हिंदुस्तानियों ने गन्ने के साथ साथ सब्जियों की खेती भी की और खूब मुनाफा कमाया। खेती के साथ साथ व्यापार करते हुए इन लोगों ने वहां जमीन खरीदकर अपने पक्के मकान भी बनवा लिए और जमींदारों जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। खेती तक तो ठीक था, लेकिन हिंदुस्तानियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता दक्षिण अफ्रीकी गोरों को पसंद नहीं आई और उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि अनुबंध की अवधि पूरी कर चुके गिरमिटियों को वापस हिंदुस्तान भेजा जाए। उन्हें जमीनों पर मालिकाना हक न दिया जाए, उनके वोट देने के अधिकार को भी छीन लिया जाए। जो गिरमिटिया यहाँ रह रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, उनसे 25 पाउंड प्रति वर्ष का टैक्स वसूला जाए। इन विरोधों के अलावा उन्हें तरह तरह से परेशान करना तो शुरू कर ही दिया गया था। उधर नेटाल इंडियन कांग्रेस के माध्यम से गांधी जी ने भी हिंदुस्तानियों के प्रति शुरू हो चुके इस अन्याय का विरोध शुरू कर दिया। उधर दक्षिण अफ्रीकी गोरों की इन्हीं मांगों को स्वीकार कराने के लिए सर हेनरी बीन्स और मिस्टर मेसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल हिंदुस्तान पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने उन गिरमिट हिंदुस्तानियों पर 25 पाउंड प्रति वर्ष के हिसाब से टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। उस समय लॉर्ड एल्बिन यहाँ हिंदुस्तान में वायसराय थे। शायद ये दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस के आंदोलन का असर हो कि वायसराय ने 25 पाउंड का टैक्स तो मंजूर नहीं किया, किंतु उन्होंने 3 पाउंड प्रति हिंदुस्तानी की दर से टैक्स वसूलने को मंजूरी दे दी। अन्याय की हद ये थी कि अल्पवयस्कों तक को टैक्स के दायरे में शामिल कर लिया गया था। वायसराय के इस निर्णय के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में नेटाल इंडियन कांग्रेस का आंदोलन और तेज हो गया। दक्षिण अफ्रीका के सभी हिंदुस्तानियों को एकजुट होकर इस आंदोलन में आना पड़ा। ये लड़ाई लंबी चली, लगभग 20 वर्ष। जनधन की भी काफी हानि हुई, लेकिन अंत में सत्य की विजय हुई और हिंदुस्तानियों को इस अन्यायपूर्ण कानून से मुक्ति मिली। इस प्रकार गांधी जी हिंदुस्तानी समाज की सेवा में पूरी तरह लिप्त हो गए। इस लिप्तता का कारण वे आत्मदर्शन की अभिलाषा को बताते हैं। गांधी जी का मत था कि ईश्वर को केवल सेवा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। आत्मदर्शन की अभिलाषा और उसके लिए किए जाने वाले प्रयासों के पीछे की प्रेरणा और पिपासा के श्रेय में वे यहाँ के ईसाई मित्रों को बड़ा भागीदार मानते थे। अब गांधी जी को ये समझ आ गया था कि हिंदुस्तानियों के अधिकारों की जो लड़ाई उन्होंने स्वेच्छा से अंगीकार कर ली है, उसके लिए उन्हें लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहना ही होगा। इधर उनकी वकालत भी अच्छी खासी चल पड़ी थी। गांधी जी ने सोचा कि जब दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रहना ही है, तो क्यों ना एक चक्कर हिंदुस्तान का लगा आया जाए। लेकिन समस्या थी, उनके हिंदुस्तान जाने पर कांग्रेस और शिक्षा मंडल का काम कौन संभालेगा। इसका समाधान भी निकल आया। आदमजी मियां खान को तो गांधी जी ने मंत्री पद देने की सिफारिश कांग्रेस से की, जिसे मंजूर कर लिया गया और इस तरह जून 1896 में गांधी जी कलकत्ता जाने वाले पोंगोला स्टीमर से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए। आज के लिए बस इतना ही। मोहन से महात्मा। अभी आपने पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर यह विशेष धारावाहिक सुना। लेखक एवं वाचक स्वर सुरेश ठाकुर का,
भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। गांधी जी संजय कुमार, बालासुंदरम सैयद मोनिस हिदायत, शाद मोहम्मद तनवीर, डॉक्टर देवेंद्र रावत, मजिस्ट्रेट दुर्गा प्रसाद। ग्रामीणों की भूमिका में थे राजू सिंह चौहान और प्रदीप एम मिश्रा। सह प्रस्तुति असीम सक्सेना की थी और इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा। मोहन से महात्मा। परम पूज्य राष्ट्रपिता की जीवन यात्रा का ये आरंभिक चरण 8 कड़ियों में आप तक पहुंचा। महात्मा गांधी के जीवन का हर प्रसंग, हर घटना कोई न कोई सीख देने वाली होती है। बालक मोहन से महात्मा बनने की उनकी जीवन यात्रा, सत्य से सत्याग्रह के लिए उनके प्रयास, जीवन में अपरिग्रह का अनुपालन, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, समरसता का उदाहरण। अभी बहुत से पहलू शेष हैं बापू की जीवन यात्रा के। आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि इनको भी आपके लिए प्रस्तुत किया जाए। अगले किसी मोड़ पर जरूर होगी चर्चा इन पर। तब तक के लिए अपने चिंतन में, अपने व्यवहार में बापू के सिद्धांतों को उतारने का प्रयास करें हम और आप। मोहन से महात्मा इस धारावाहिक को देते हैं यहीं पर विराम। नमस्कार।